आप सभी को मेरा नमस्कार। हम अपनी कहानी रानी चबोली का भाग 7 शुरू करेंगे। भाग 7 शुरू करने से पहले आपसे मेरी प्रार्थना है कि प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए सुनते हैं कहानी का भाग 7। सन्यासी आश्चर्यचकित रह गया। जो कार्य संसार में सिद्ध साधक पुरुष नहीं कर पाते, उसे सराय की स्वामिनी भट्टारानी ने कर दिखाया। ऐसा चमत्कार तो मैंने संसार में प्रथम बार देखा है। उसी क्षण उसे सौंदर्यमयी सुमति का स्मरण हुआ और उसने अपने आप से कहा, मैं सुमति को पाने की आशा छोड़ चुका था। अब उसे प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं। मेरे उद्देश्य पूर्ति का दूसरा अब दूर नहीं। सन्यासी ने अपनी दिनचर्या पूर्ववत ही बनाए रखी और एक दिन अवसर पाकर कूपी चुराकर चंपापुर चल दिया। सुमति के मरण स्थल पर झोपड़ी बनाकर रहने वाला विरह विदग्ध प्रेमी वहां पहले से ही उपस्थित था। सन्यासी ने कूपी में से अमृत जल निकाला और सुमति के मरण स्थल पर छिड़क दिया। नई वधू के वेश में सुमति जीवित हो उठी। साथ ही वह व्यक्ति भी जीवित हो गया जो सुमति के पीछे उसके लिए जल कर मर गया था। सुमति अप्रतिम सौंदर्य की प्रतिमा थी। नववधु के वेश में वह अत्यंत आकर्षक लग रही थी। इसी समय वह युवक जो सुमति की अस्थियां गंगा में विसर्जन करने गया था लौट आया। चारों युवक सुमति को अपनी पत्नी बताने लगे। कलह शुरू हो गया। विक्रमादित्य ने कहा, हे पुष्पपात्र, तुम ही बताओ सुमति किसकी पत्नी है। पुष्पपात्र ने सुरभि की हवा का एक झोंका उठा और संपूर्ण सभा स्थल में व्याप्त हो गया। पश्चात फूलों सा कोमल और मधुर स्वर सुनाई पड़ा, हे भद्र पुरुष, तुमने बहुत उलझी हुई कहानी सुनाई है, किंतु बिना वरमाला डाले कोई विवाह संपन्न नहीं होता। मैंने अनेक विवाह देखे हैं जिनकी गिनती करना भी संभव नहीं। मैं न्याय करने में भूल नहीं कर सकता। नारी उसी को अपना पति चुनना चाहेगी जो उस पर सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हो चुका युवक सुमति के लिए जलती आग में कूद गया। जिसने सुमति के लिए अपने प्राण त्याग दिए, उसी का प्यार और त्याग सच्चा और सबसे बड़ा है। इसीलिए वही उसका सच्चा पति है। बेताल इतना कहकर विक्रम के पास लौट आया। राजकुमारी लीलावती की मुखाकृति क्रोध से लाल उठी। वह क्रोध में कांपने लगी, सिंहासन से उठी और पुष्पपात्र को उठाकर दूर फेंक दिया। राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी की मुखाकृति देखकर कहा, आपके इस व्यवहार को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि आप पुष्पपात्र के न्याय से सहमत नहीं हैं। आप न्याय कीजिए और कारण सहित बताइए, सुमति का वास्तविक पति कौन है। राजकुमारी लीलावती ने कहा, पुष्पपात्र मूर्ख है जो भाई को पति बताता है। उससे क्या संबंध क्या होते हैं। सुमति के साथ चिता में पुनः जीवित हुआ, वह उसके भाई के समान है। गंगा में अस्थियां विसर्जित करने एक मरणोपरांत संस्कार है जिसे पुत्र संपादित करता है। इसीलिए वह युवक सुमति के पुत्र के समान है। जिस युवक ने अमृत जल छिड़क कर सुमति को जीवित किया, वह उसका अन्नदाता पिता तुल्य है, जन्मदाता पिता तुल्य है। नीति के अनुसार इन तीनों में से सुमति किसी की भी पत्नी नहीं हो सकती। इसीलिए जो युवक मरण स्थल पर जीवन बिताने का संकल्प लिए वहां पर भोग लगाता रहा और अगरबत्ती जलाता रहा, वही उसका वास्तविक पति है। राजकुमारी लीलावती की सखियों ने उसके न्याय की प्रशंसा की। अपने मन में भी सभी सखियां सुमति के साथ चलने वाले युवक को ही वास्तविक पति मान रही थी, क्योंकि जीवन से अधिक कोई अन्य वस्तु प्रिय नहीं होती। किंतु उस युवक ने अपनी ही बलि दे दी, परंतु न्याय से राजकुमारी ने उसे भाई सिद्ध कर दिया। सभी ने कहा, राजकुमारी परम विदुषी है, उसका विवेक सराहनीय है। आज का रात्रि जागरण सार्थक हो गया। सखियों को विश्वास हो गया कि यह व्यक्ति कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। राजकुमारी ऐसे अवसरों पर बोलना तो बहुत बड़ी बात है। इतनी भाव शून्य हो जाती है कि उसकी मुखाकृति से कोई भी पढ़ता भी असंभव हो जाता है। यह पुरुष विवेकी ही नहीं, मनोविज्ञान का भी अद्वितीय विद्वान है।
स्वयं राजा विक्रमादित्य भी राजकुमारी के विवेक पर मुग्ध थे, किंतु अब तक गंतव्य की आधी दूरी ही तय हुई, इसीलिए चिंतन में डूब गए कि अब कहानी का ताना बाना कैसे बुना जाए। उद्घोषक ने घोषणा की, राजकुमारी लीलावती दूसरी बार भी बोल चुकी है। इसने ही सखियों ने बजाया ढोल। राजकुमारी बोली, दूसरा बोल। मध्यरात्रि बीत गई। राजकुमारी लीलावती को बहुत आश्चर्य हुआ कि यह पुरुष विचित्र विचित्र कहानियां सुनाता है। सुनने वाला कोई निष्कर्ष निकालने में चूक जाता है और मैं बोलने को बाध्य हो जाती हूँ। अब मुझे सावधान रहना चाहिए, अन्यथा मेरी हार निश्चित है। राजा विक्रमादित्य सोच रहे थे कि 2 प्रश्न तो दोपहर रात्रि शेष रह गई है। यदि दोनों प्रश्नों में से किसी एक का भी उत्तर राजकुमारी लीलावती ने नहीं दिया तो अब तक की जीत हार में बदल जाएगी। कर्तव्य में बंधा हुआ क्षत्रिय हूँ, भाग भी नहीं सकता। यदि भूल हो गई तो विक्रमादित्य का नाम कलंकित हो जाएगा कि जिसकी सभा में आर्यव्रत के सुप्रसिद्ध विद्वान नवरत्न के नाम से शोभा बढ़ाते हैं, वह एक नारी से हार गया। वे गहन चिंतन में डूब गए और कोई ऐसी कहानी खोजने लगे जिसका अंत पूर्व कहानियों जैसा प्रश्नवाचक हो। उन्होंने अपने प्रिय यक्ष बेताल का स्मरण किया। बेताल ने कहा, स्वामी मैं आपका आज्ञाकारी अनुचर हूँ। राजा विक्रम ने आदेश दिया, जाओ और अविलंब जल कुंभ में प्रवेश कर जाओ। सावधान रहना, मध्य रात्रि प्रारंभ हो चुकी है, कहीं प्रमाद न कर आ जाए। बेताल ने कहा, स्वामी बेताल का और प्रमाद का जन्म जन्म का बैर है, आप निश्चिंत रहें। बेताल तो क्या, बेताल के नाम को भी कोई विक्रम से पृथक नहीं कर सकता। मैं आपका उद्देश्य जानता हूँ, आपकी आज्ञा पाते ही आपको अनुकूल उत्तर दूंगा। इतना कहकर बेताल जल कुंभ में प्रवेश कर गया। तब विक्रमादित्य ने राजकुमारी लीलावती से कहा, मुझे निर्जीव वस्तुओं से बातचीत करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है, क्या आप मुझसे वार्तालाप करने को तैयार हैं? राजकुमारी लीलावती का उत्तर न देना हार को निमंत्रण दे रहा था। वह राजा विक्रम के छलावे को समझती भी थी। हंसकर रह गई, जैसे कह रही हो, चतुर पुरुष, अब कार्य इतना सरल नहीं जितना तुम समझते हो। राजा विक्रमादित्य ने कहा, हे जल कुंभ, राजकुमारी लीलावती मुझसे बात करना नहीं चाहती, तुम ही मेरी सहायता करो। जल कुंभ ने कहा, भद्र पुरुष, मैं आपसे क्या बात करूं? मैं मूल रूप में मिट्टी हूँ। पृथ्वी माता की ममतामयी गोद में निश्चिंत होकर सोई थी। एक दिन कुंभकार आया और उसने मेरी देह को छत विछत किया। पीड़ा से मैं करहा उठी। उसने मुझे धरती माता की गोद से पृथक किया और गधे पर लाद कर घर ले आया। वहाँ उसने मुझे इतना पीटा कि मैं बिखर गई। फिर मुझ पर जल डाला और बार बार पैरों तले रौंदते के बाद पिंड बनाकर चाक पर चढ़ा दिया। धीरे धीरे मेरी आकृति बदल गई और मैं कुंभ के रूप में परिवर्तित हो गई। इतनी दुर्गति करने पर भी उसे दया नहीं आई और मुझे धूप में रख कर सूखने के बाद अग्नि में रख दिया। मैं उस वेदना को कैसे व्यक्त करूं? फिर आवे से बाहर निकाल कर मुझ पर चित्रकारी की गई। फिर बाजार में बेचने ले आया। राजकुमारी की सेविकाएं पसंद कर मुझे यहाँ ले आईं और आज मैं दरबार की शोभा बढ़ा रहा हूँ। ओ भद्र पुरुष, मैं अपनी नियति जानता हूँ। मौसम बदलते ही मैं उपयोगहीन हो जाऊंगा। मैं मिट्टी ही तो हूँ, मेरा मूल्य क्या है? राजा विक्रमादित्य ने कहा, हे घट, मुझे तेरी पीड़ा ने द्रवित कर दिया, किंतु तूने अपने जीवन के एक पक्ष का ही वर्णन किया, दूसरे पक्ष का नहीं। मंगल घट का रूप लेने पर ही तो तुम बहुमूल्य हो गए। महान राज दरबार में स्थान पाना क्या कम गौरव की बात है? किसी शुभ कार्य के समय तुम्हारे दर्शन हो जाएं तो लोग अपने भाग्य की सराहना करते हैं। सुहागिन नारियां भी तुम्हें अपने मस्तक पर रखकर प्रवासी यात्रियों को शुभ सुकून देती हैं। लांछित और कलंकित लंबे जीवन से वे ऐसा सम्मानपूर्वक अल्प जीवन जीना गौरव की बात है। समय कम है, अब तो मेरी बात सुनो।
घट ने कहा, हे भद्र पुरुष, आपने मेरा महत्व प्रतिपादित कर मेरी पीड़ा कुछ कम कर दी है। अब सुनाओ, क्या सुनाना चाहते हो? हे कुंभ, सुन। शंखनगर में 4 मित्र थे। एक था काष्ठ शिल्पी, दूसरा वस्त्र शिल्पी, तीसरा स्वर्णकार, चौथा मंत्रों का ज्ञाता ब्राह्मण। शंखनगर में चारों की मित्रता चर्चा का विषय थी। सामान्यतः मित्रता समान रुचि वाले व्यक्तियों के मध्य ही होती है, किंतु ये चारों इसके अपवाद थे। काष्ठ शिल्पी काष्ठ से मूर्तियाँ, खिलौने आदि बनवाता था। उसकी कलाकृतियाँ जीवंत वस्तु का भ्रम पैदा कर देती थीं। वस्त्र शिल्पी व स्वर्णकार का कार्य भी लोगों की प्रशंसा का पात्र था। ब्राह्मण मंत्रों का विशेषज्ञ था। प्रत्येक शुभ कार्यों में ब्राह्मण देवता मंत्रोच्चार करके आशीर्वाद प्रदान करते थे। एक दिन चारों मित्र सुधार के घर बैठे चर्चा कर रहे थे। आसपास काष्ठ की अनेक कृतियां दृष्टिगोचर हो रही थीं। काष्ठ शिल्पी ने कहा, मित्रों, ये कृतियां देख रहे हो, तुम्हें कैसी लगती हैं? तीनों मित्रों ने कहा, यह ना तो पूछने की बात है, ना उत्तर देने योग्य। संपूर्ण नगर जानता है कि तुम्हारी बनाई हुई कृतियां जीवंत लगती हैं। तुम्हारी कृतियां कीर्ति स्वयं इस बात की साक्षी है कि तुम श्रेष्ठ शिल्पी हो। पर मित्र, बताओ, यह प्रश्न क्यों पूछा? इसकी आगे की कहानी हम सुनेंगे हमारी रानी अबोली का भाग 8। ये भाग यहीं समाप्त होता है। कहानी समाप्त करने से पहले मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं भाग 8 में।